पहुंचे चिराग पासवान। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार। मां रीना पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का रखा प्रस्ताव। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सराहनीय पहल। कोविड मरीजों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किया लॉन्च। निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क ऐप का दिया नाम। समस्तीपुर में मनाया जा रहा विश्व रक्तदाता दिवस। सदर अस्पताल की रेड क्रॉस बिल्डिंग में रक्तदान शिविर का उद्घाटन। सिविल सर्जन ने रक्तदान करने के लिए किया प्रेरित। रांची सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। कोरोना ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को पुराने स्थान पर भेजे जाने पर कर्मचारी आक्रोशित। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां पर पेट्रोल पंप के कर्मियों से 11 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। बड़ी जानकारी मोतिहारी से। जिले की जमुनिया के पास की घटना बताई जा रही है, जहां मैनेजर और स्टाफ बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे थे और तभी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। 3 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से 11 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। जमुनिया के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पे पेट्रोल पंप के मैनेजर और स्टाफ बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे थे। 3 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो मोतिहारी में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पेट्रोल पंप के कर्मियों से 11 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। जिले के जमुनिया के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। मैनेजर और स्टाफ बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे और तभी 3 हथियारबंद अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से 11 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। जिले के जमुनिया के पास की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। मैनेजर और स्टाफ बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जा रहे थे और तभी 3 हथियारबंद अपराधियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदेश नारायण ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश, आपसे जानना चाहेंगे पूरी घटना है क्या? पेट्रोल पंप के कर्मियों से 11 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। यह पंप इंडियन ऑयल का आउटलेट है और वहाँ पंप के बगल में ही भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है, जहाँ वो पैसा जमा करने जा रहे थे। रास्ते में मोटरसाइकिल से आए हथियारबंद अपराधियों ने पूरा पैसा लूट लिया और लूट के फरार हो गए हैं। अभी तक क्या अपराधियों की कोई पहचान हो पाई है? नहीं, अभी नहीं हुई। बगल में वहां तो 200 मीटर पर थाना है, पिपरा कोठी। वह थाना वहां पहुंचे, लेकिन अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मोतिहारी में पेट्रोल पंप के कर्मियों से 11 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। मैनेजर और स्टाफ बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5 सांसदों के एलजेपी से अलग होने के बाद एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नाराज सांसदों को मनाने में जुट गए हैं। सूत्रों से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चिराग एक प्रस्ताव लेकर अपने चाचा और सांसद पशुपति कुमार पारस के पास पहुंचे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए भी तैयार है। जानकारी के अनुसार चिराग पासवान एक प्रस्ताव लेकर पशुपति पारस के पास पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी जगह मां रीना पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि पशुपति पारस की तरफ से इस प्रस्ताव के बारे में क्या कहा गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एनएचएम के आईपीएच में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन को राज्य में पोस्ट कोविड शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित होने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शुरू किया गया है। इस ऐप का नाम निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क नाम दिया गया है और यूएसएआईडी के सहयोग से इस ऐप को डेवलप भी किया गया है।
इस ऐप के माध्यम से पोस्ट कोविड मरीजों को निःशुल्क टेलीमेडिसिन की सुविधाएं प्रदान की जाएगी और टोल फ्री नंबर से चिकित्सीय सहायता भी मिलेगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जारी आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में जारी प्रदर्शन की इसी कड़ी में लखीसराय में जाप समर्थकों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया। इस दौरान जाप समर्थकों ने पप्पू यादव की रिहाई समेत 5 सूत्रीय मांगों को रखा। साथ ही इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। समर्थकों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सरकार की नाकामी करार दिया। सरकार ने गरीबों का मसीहा पप्पू यादव जी को जेल में बंद रखे हुए हैं और न्याय के नाम पर सिर्फ तारीख और तारीख दी जा रही है। इससे क्या साबित होता है कि गरीबों का कोई नेता नहीं, गरीबों की आवाज़ का कोई महत्व नहीं, गरीब को देखने वाला कोई नहीं। ये सरकार सिर्फ तानाशाही कर रही है और क्या है। तो इसके लिए पप्पू यादव जी को राजबंदी के तौर पर बंद कर दिया गया है और न्याय के नाम पर सिर्फ तारीख है और सिर्फ तारीख है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा पार्टी को तोड़े जाने की संभावना को अफवाह और बेबुनियाद करार देते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक भी विधायक पार्टी छोड़कर कहीं भी जाने वाला नहीं है और वे सभी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विधायक और कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर बिहार कांग्रेस विधायक में चल रही टूट की खबर आश्चर्यजनक है और आजादी के बाद अब तक देश को आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा किया गया है। सोशल मीडिया में किस आधार पर दिखा रहा है आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और आज जो भारतवर्ष आजाद हुआ उसके बाद अगर देश को किसी ने बढ़ाने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सभी लोगों ने मिलकर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या काम हो रहा है? सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। इसलिए कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई टूट, एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। और आपको बता दें 2024 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी, ये हम आपको बताने का काम करते हैं। अफवाहें पर मत जाइए, सच्चाई यही है कि एक भी कांग्रेस का विधायक बिहार में कहीं नहीं जाने वाला है। कांग्रेस का झंडा बुलंद करके 2024 में अपनी कांग्रेस सरकार बनाने का काम। बोकारो में बड़े पैमाने पर अवैध लोहे का कारोबार उजागर हुआ है। जिले के माराफाड़ी थाना पुलिस में आजाद नगर स्थित एक आवास से ऑटो में रखे 1.5 क्विंटल रेलवे का लोहा बरामद किया गया है। उस मामले में माराफाड़ी थाना पुलिस ने आजाद नगर के सुनील बंडवाल को गिरफ्तार किया है। साथ ही माराफाड़ी थाना पुलिस ने इस बाबत रेलवे पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सुनील बंडवाल है, ये रेलवे का जो है कुछ लोहा को चोरी करने का काम करता है और इसके साथ और भी लोग शामिल हैं। इस सूचना के आधार पर हमने उनके घर पर और जहां ये टेम्पो अपना खड़ा करता है वहां हमने रेड मारे तो देखिए कि टेम्पो में लगभग 1.5 टन रेलवे का जो प्लेट होता है वो पाया गया और उसके घर से जो है लगभग 50 या 60 केजी लोहा। सिवान में बीते दिनों हुई स्वर्ण व्यवसायी की हत्या मामले में एसपी अभिनव कुमार ने इसका खुलासा किया है। जब सिवान एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि मृतक के भतीजे के द्वारा लूट की योजना बनाई गई थी और लूट में विफल होने पर अपनी पहचान छुपाने को लेकर तीनों ने मिलकर चाकू से गोद कर स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि ये तीनों नशे के आदी थे और नशे के लिए पैसा नहीं होने के कारण उन्होंने लूट की साजिश रची थी। जब ये लूट में कामयाब नहीं हो पाए तो अपने चाचा की हत्या कर दी। बताते चले कि स्वर्ण व्यवसायी नवनीत कुमार को अपराधियों ने मैरवा स्थित उसके घर में घुसकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
बीपीएससी के परीक्षा में चयनित हुई बोकारो की रजिया सुल्ताना ने डीएसपी के रूप में चयनित होकर इतिहास रच दिया। रजिया पूरे बिहार में डीएसपी पहली मुस्लिम महिला डीएसपी बनी है। रजिया की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए रजिया की मां ने उसके एकेडमिक लाइफ की चर्चा की। रजिया के डीएसपी बनने से न कि सिर्फ उसके परिवार बल्कि आसपास में भी खुशी की लहर है। वैसे तो बहुत शुरू से ही तेज थी पढ़ने लिखने में, 1 क्लास से ही टॉपर थी। शुरू से बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत की। ये पूरा फैमिली का उसमें योगदान है, सब कोई उनसे ही था, सब कोई चाहता था। हाँ, सब सहयोग दिया था। बहुत अच्छा मार्क्स लाई थी। हाँ, 95% लाई थी वो। लग रहा है बचपन से ही उसको पढ़ने को बहुत ज़्यादा शौक था। 3 साल की थी तभी पापा से जिद करती थी स्कूल जाना है और अच्छे स्कूल में पढ़ना है हमको, हम छत वाले स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो पापा इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन दिलवा दिए और हिंदी मीडियम से पढ़ने का तो उसको शौक था ही नहीं कभी। और उसके बाद वहाँ भी मतलब गई तो वहाँ भी अच्छे नंबर निकाली, टेस्ट लिया स्कूल में तो वहाँ भी बोला कि ये तो 5 क्लास के लायक है, 2-3 क्लास के लायक है ही नहीं, तैयारी करके आई हुई है। घर से ही अपने खुद से पढ़ती थी। कहने को तो भागलपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी की तब पोल खुली जब एक जोरदार बारिश ने पूरे क्षेत्र की सड़कों को नदी में तब्दील कर दिया। वहीं पूरे दक्षिण क्षेत्र में बारिश के कारण जल जमाव हो गया, जिससे स्थानीय काफी ज्यादा परेशान है। ये ताजा मामला वार्ड नंबर 50 का है, जहां खुद मेयर का घर है। बताते चले कि वार्ड नंबर 50 में जल जमाव होने के कारण एक पार्थिव शरीर को ले जाने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी कि लोग परेशान हो गए। और स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में जल जमाव की समस्या पिछले 4 सालों से है और इन 4 सालों में मेयर ने एक बार भी इसकी सुध नहीं ली है और ना ही कभी क्षेत्र के लोगों से मिलने आई, जबकि लोग लगातार उनसे गुहार करते आ रहे हैं। इस विषय पर भागलपुर की मेयर सीमा शाह से पूछे जाने पर उनका जवाब है कि लोग लगे हुए हैं और उस पर जल्द कार्य किया जाएगा। आधे शहर का पानी दक्षिणी क्षेत्र होके वारसलीगंज रेलवे पुल और कुतुबगंज रेलवे पुल होते हुए बुरधई नदी में गिरता है। और 2017 का जो चुनाव हम लोग का हुआ था, 2017 से अभी तक 4 साल से हम खुद उस नाले का उड़ाई करवाने के लिए परेशान हैं। करीब मेरा गिना हुआ लेटर पेड 78 लेटर पेड हम उस नाला उड़ाई के लिए दिए हैं। ये जो है 4-5 साल से ये हाल है। जरा सा बारिश होता है रोड पर जो है नाला का पानी आ जाता है। और ये जो रोड है इसमें 3 वार्ड जो है 49, 50, 51 तीनों वार्ड का आदमी जो है इससे आना जाना होता है। यही रास्ता है तीनों वार्ड का। और ये मेयर का क्षेत्र है, 50 वार्ड में पड़ता है। स्मार्ट सिटी में हम लोग रहते हैं। मेयर आती है? मेयर कोई नहीं आता देखने के लिए। 49, 51 उधर ज़्यादा दक्षिणी क्षेत्र होता है, जो कि पूरे शहर का पानी वहीं उधर ही गुजरता है। जो हम मतलब ज़्यादा का स्थिति जितना कहते हैं बाढ़ आता है या नाला का जो जितना बहाव होता है सब वहीं दक्षिणी क्षेत्र जाता है। वहाँ पे मतलब एक जैसे कहते हैं नहीं जैसे बस्ती होता है वैसा ही है। तो वहाँ पर काम तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन इसमें मॉनिटरिंग की कमी है। कहिए कैसे कि जैसे आपका जोनल प्रभारी हुआ, आपका स्वास्थ्य प्रभारी है, उसके साथ साथ सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए। इस पर नगर आयुक्त को भी एक्शन है। हरदोई में नया प्लेटफॉर्म बनवाने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर बनी मजार को रेल प्रशासन ने बंद करा दिया। ये कदम नया प्लेटफॉर्म बनवाने के लिए उठाया गया है। फिलहाल शांतिपूर्वक कार्य चल रहा है। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर भागलपुर के नया बाजार स्थित मोती मातृ सेवा सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोती मातृ सेवा सदन, लायंस क्लब ऑफ भागलपुर और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त बैनर तले आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस दौरान सेवा सदन के ट्रस्टी नवनीत ने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा लगातार सेवा कार्य वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन पहली बार विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।
मेरे पितामह स्वर्गीय मोतीलाल जी ढालनिया की स्मृति में स्थापित बहुत पुराना अस्पताल है और यहाँ पर सेवा कार्य, मातृ सेवा का कार्य बहुत सालों से चलता आ रहा है और इसमें यह एक नया आयाम जुड़ रहा है कि लायंस क्लब और मारवाड़ी युवा मंच ये साथ में मिल करके और इसकी और गुणवत्ता को बढ़ाने में, सेवा कार्य में और संलग्न होते हैं। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कोरोना से मृत हुए लोगों के लिए अपने कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया और उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। इस दौरान डीएम ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा और सुगम तरीका है वैक्सीन। ग्रामीण क्षेत्र में 16 गाड़ियां और शहरी क्षेत्र में 5 गाड़ियां वैक्सीन को लेकर घूम रही है। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि अपने पूरे परिवार का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना से जितने भी लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जा रही है। बताते चले कि 16 जून को भागलपुर प्रशासन द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर वैक्सीनेशन लगाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सब लोगों का वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की राय है कि जितनी जल्दी हम लोग वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लेंगे, वैक्सीनेशन की गति में तेज़ी लाएंगे, अगर फिर कोई लहर इस तरह की आती है इतनी खतरनाक, तो यह वैक्सीन ही बचाव करेगा और उससे जो एक तरह से जान जाने का खतरा रहता है, डेथ्स की संख्या बढ़ती है, तो वो काफ़ी वैक्सीन लगाने से घटेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का राय है। तो मेरी लोगों से अपील है कि लोग जिन्होंने अभी तक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो घर से बाहर निकले और निश्चित रूप से वैक्सीनेशन करवाएं। छपरा के बसंत गांव स्थित स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल देखा गया है। वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी है। जब जिला प्रशासन और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को स्वास्थ्य केंद्र के हाल की सूचना दी गई, लेकिन इससे जिला प्रशासन की नींद नहीं खुली। वहीं जब बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र की हालत को लेकर आवेदन दिया गया, तो सिर्फ आश्वासन के सिवा ग्रामीणों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। बताते चले कि इस केंद्र का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 जुलाई 2006 में किया था, लेकिन भवन के तैयार होने के बाद विभागीय उदासीनता के चलते स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की जरूरत है। इस केंद्र पर स्थानीय दबंगों ने कब्जा कर रखा है और बिजली विभाग से स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में अपने नाम का बिजली का मीटर भी लगवा लिया है। जो लगे हैं ये लोग, हम बात किए थे गरखा पति को, प्रभारी को, तो यहाँ का जो एनएम थी उन लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है छपरा। अच्छा। बोली कि हमारी ट्रांसफर लोग डिप्रेशन कर दिया है छपरा। तो यहाँ कोविंद की सुई जहाँ तहाँ लोग आता है, पंचायत में कहीं कहीं देता है और ये साफ बंद कर दिया गया है। जो एनएम आती हैं तो मतलब अलग कहीं बैठ जाती हैं, यहाँ नहीं बैठती हैं। अलग मैंने उनका डिप्रेशन कर दिया गया है। हम उनसे बात किए तो अलग डिप्रेशन हो गया है उनका भी, और कहाँ हुआ है हमको मालूम नहीं है। अब क्या बोला है कि हम लोग अब आते हैं कोई स्कूल में आके घूम कर कोविड का इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी की बीमारी हो जाए तो इसके लिए न डॉक्टर है न नर्स है, फर्स्ट एड के लिए भी कोई यहाँ नहीं। यहाँ पहले आए थे लोग 2 घंटा 1 घंटा रह के चले जाते थे। कितने महीने पहले, कितने साल पहले? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। 2 साल से यहाँ डॉक्टर नहीं आएंगे, तो इलाज कैसे, इस गांव का इलाज कैसे होता है? फिर कहाँ जाना पड़ा? बाहर जाना पड़ता है, गोरखा जाना पड़ता है, दिघवाड़ा जाना पड़ता है। तो आपने कहीं कंप्लेन, लिखित कंप्लेन किया? हम लोग बात बहुत किए, दरखास्त भी बहुत किया था, लेकिन कोई इस पर सुनवाई ठीक से नहीं हुई। 2 साल के बाद डॉक्टर नहीं आया। अभी तक कोरोना काल चल रहा है। हाँ, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इसमें भी कोई अच्छी नहीं है, तब्दीली नहीं है। ये डॉक्टर कम से कम 2-4 दिन भी आ जाए तो कभी नहीं आता। मैंने आपने 2 साल से यहाँ डॉक्टर नहीं देखा। प्रयागराज में रिक्त पदों पर चयन सूची जारी करवाने की मांग को लेकर प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के 2 चरणों की काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद भी 6,000 से अधिक खाली पदों पर चयन सूची जारी नहीं की गई है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पर स्थित बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेंद्र मिश्रा ने। देखिए।
6 से 7 हज़ार सीटें अभी भी रिक्त हैं, जिसके लिए प्रतीक्षारत अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, जो सरकार द्वारा लगाए हुए मानक पर पास हैं। वो चाहते हैं कि अभी जितने भी अभ्यर्थी इस मानक को पास कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए, रिक्त पदों पर एक सूची जारी की जाए और काउंसलिंग करवाई जाए। इसके लिए 23 मार्च को आदरणीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि हम जल्द से जल्द इसको 1 महीने में पूरा कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उसी समय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग गई और कोविड की महामारी बहुत तेजी से फैली, जिसके वजह से अप्रैल और मई में कुछ नहीं हो पाया। इधर बीच ये विभाग जहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ के सचिव महोदय के द्वारा लगभग 15 से 20 लेटर जारी किए गए बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया। अंतिम लेटर 29 मई को जारी किया गया था और 29 मई तक सारे डाटा इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद भी हमारी सूची आज तक नहीं आ पाई। इसी बीच आदरणीय मंत्री जी ने फिर से एक बार अधिकारियों को बोला था कि तत्काल प्रभाव से इनकी सूची जारी की जाए और ये सुनने में आया है अभ्यर्थियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि तत्काल इनकी जो भी शेष बचे हुए पद हैं उन पर भर्ती की जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, ये क्या कहिए कैसी सरकार की व्यवस्था है कि आज तक हम लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि एक्चुअल सीटें कितनी हैं। सूची के तो बात। कैमूर के मोहिनिया NH2 पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि तीसरा शख्स घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए मोहिना को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वही जिस बाइक से हादसा हुआ था उसका चालक अपनी बाइक लेकर फरार हो गया है। वही थाने के ASI ने दोनों युवक के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना सुबह में लोग जो है जिगनी से लोग चला था और आपको जो है कि न्योता देने के लिए जा रहे थे ससराम और आपको जो है हीरो एजेंसी के पास जो है कि ट्रक से दुर्घटना हुआ, जिसमें मेरा भतीजा जो है संतोष राम जो है उसका वो भी एक्सपायर कर गया और एक लड़का और है वो भी एक्सपायर। ये 2 मोटरसाइकिल थे, दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए और दोनों जो है जिसमें से 2 की मृत्यु हो गया है और एक तो भाग गया जो ड्राइव कर रहा था मोटरसाइकिल से और एक घायल है जिसका इलाज चल रहा है सदर अस्पताल। सर मृतक के परिजनों को सूचना दे दिया गया है? हाँ जी, उन्हीं के मोबाइल से कॉल आ रहा था जिसकी सूचना दे चुके हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए जो है आगे कार्रवाई चल रही है। लड़का अपना बहन का शादी यहाँ आपको जिगनी मनिहारी में किए थे, तिलक का पैसा लेकर आए थे राम को देने के लिए और देख कर लौट रहे थे और 2 लड़का संतोष और एक शंभू एक ही बाइक पर थे और कार्ड बांटने के लिए डायवर्सर महाराणा प्रताप कॉलेज के सामने पर गया। तीनों लड़का जिसमें 2 लड़का स्पॉट डेड, दोनों संतोष स्पॉट डेड कर गए और शंभू गंभीर रूप से घायल हैं। उनको NH वाले रोड वाले अनुमंडलीय अस्पताल पहुँचाए। हमको पता चला, हम भी आए और शंभू को अभी हम लोग रेफर करा कर बनारस के लिए बेहतर इलाज के लिए हम लोग बनारस। झांसी से एक बार फिर दबंगई की खबर सामने आई है, जब मोटरसाइकिल हटाने को लेकर हुए विवाद में एक दबंग परिवार के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ये घटना मऊ रानीपुर नगर की है। इस गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जब प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की तो अभी विस्तृत जानकारी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस थे। एक पेशेंट के पेट में लेफ्ट साइड में गोली लगी है और बुलेट का घाव दिख रहा था और जो लाने वाले लोग थे उनका कहना था कि किसी ने गोली मारी है, कोई ऐसा बताया नहीं। और जो दूसरा एक और पेशेंट है उसके बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है, उनका कहना है। और वहाँ पे सस्पेक्टेड फ्रैक्चर और सब दिख रहा था, काफ़ी स्वेलिंग थी। उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पे किया। आज गोली लगी है अशोक को। ये विवाद का कारण है, मोटरसाइकिल लेकर के विवाद था। ये इनका आपराधिक इतिहास भी है, इन्हें गोली मारी है। मनीष और दीपेश उनके परिवार के लोग हैं।
इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे हम। राजधानी पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। ये ताजा मामला पटना सिटी चौक क्षेत्र के मदरसा गली के पास का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े ईंट बालू व्यवसायी को गोली मार दी। गोली की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल व्यवसायी को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा। गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की। साथ ही घटनास्थल से 3 खोखा भी जब्त किया। गोली मारने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस इसे आपसी रंजिश की घटना बता रही है। हम 10 बजे से दीवा पेट्रोलिंग में थे। उसके बाद हमको एडिशनल थाना प्रभारी कृष्णा यादव जी ने फ़ोन किया कि मदरसा गली में गोली चली, जल्दी आइए। तो हम जब जल्दी से आए हैं और आए तो देखा कि यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन खोखा जो है बरामद, 3 ठो जो है पिस्टल की खोखा बरामद हुआ है। यही अभी तक, और जिनको गोली लगी है उन्हें पीएमसीएच जो है ले जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।